हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। ह्यूमन सिस्टम के अंदर पिछले लेक्चर में हमने जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पार्ट्स काम में आते हैं उन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था। जैसे फर्स्ट पार्ट माउथ था, सेकंड पार्ट फेरिंक्स था, थर्ड पार्ट ईसोफेगस था, फोर्थ स्टमक था, फिफ्थ स्मॉल इंटेस्टाइन था और लास्ट वाला लार्ज इंटेस्टाइन था। जिसमें से हम जो माउथ वाला जो हिस्सा था उसके बारे में स्टडी कर चुके हैं कि टंग पाई जाती है, टीथ उसके अंदर पाए जाते हैं, कितने टाइप के टीथ उसके अंदर होते हैं, उन सब के बारे में हमने स्टडी कर ली है। आज हम दूसरे ऑर्गन की स्टडी करेंगे जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर काम में आता है। उस सेकंड नंबर के ऑर्गन का नाम है फेरिंक्स या ग्रसनी। हिंदी में इसे हम ग्रसनी कहते हैं। तो फेरिंक्स एक्चुअल में होती क्या है, जो हमारी माउथ कैविटी है, ये वाली माउथ कैविटी अंदर जाकर यहाँ पर खत्म होगी तो वह माउथ कैविटी से माउथ कैविटी को ईसोफेगस से जोड़ने वाली जो स्ट्रक्चर है उसे फेरिंक्स बोला जाता है। यानी जो हमारी मुख गुहा है उसको ग्रसिका से जोड़ने वाली संरचना को फेरिंक्स या ग्रसनी के नाम से जाना जाता है। सेकंड ये ये फ्लास्क के समान स्ट्रक्चर है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि एक थैली की समान की संरचना है। यानी जो माउथ कैविटी वाला हिस्सा है, जैसे ये हम माउथ कैविटी बनाए यहाँ पर, ये माउथ कैविटी वाला पार्ट है, इस हिस्से को नीचे ईसोफेगस से जो स्ट्रक्चर जोड़ती है, ये माउथ कैविटी है, माउथ कैविटी, ये वाला हिस्सा फेरिंक्स और इससे नीचे वाला हिस्सा होता है ईसोफेगस। तो माउथ कैविटी और ईसोफेगस को आपस में जोड़ने वाली संरचना को फेरिंक्स कहा जाता है। एक सैक लाइक थैले के समान ये स्ट्रक्चर होती है या फ्लास्क के समान यह स्ट्रक्चर होगी। अब ये फेरिंक्स वाला जो भाग है ये दो हिस्सों में बटा हुआ होता है, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगा। एक इसका हिस्सा तो फूड पाइप से जुड़ा रहेगा, जिसके द्वारा जो फूड मटेरियल है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाते हैं। एक पार्ट जो इसका होता है, एक हिस्सा जो होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, जो श्वसन तंत्र से संबंधित है, जिसके माध्यम से जो नाक से हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं वो हमारे शरीर के रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र के अंदर एंटर होती है। तो इस भाग को हम फेरिंक्स के नाम से जानते हैं। माउथ कैविटी के यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा पाया जा रहा है इसे फेरिंक्स कहा जाता है। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो पोस्टीरियर एंड पर बकल कैविटी है, माउथ कैविटी को बकल कैविटी कहते हैं। पोस्टीरियर एंड पर जो बकल कैविटी है और बकल कैविटी पोस्टीरियर एंड पर एक बकल कैविटी पोस्टीरियर एंड पर एक स्ट्रक्चर से जुड़ी रहती है, उस स्ट्रक्चर को फेरिंक्स कहा जाता है। यानी बकल कैविटी पिछले भाग में जिस स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई पाई जाती है उस स्ट्रक्चर को फेरिंक्स के नाम से जाना जाता है। ये बकल कैविटी वाला भाग है, पोस्टीरियर एंड पर जिस हिस्से से जुड़ा है उसे फेरिंक्स कहेंगे। सेकंड, ये एक सैक या फ्लास्क के समान संरचना होती है। सैक या फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर, जो फेरिंक्स संरचना है एक थैले के समान या फ्लास्क के समान संरचना है। ये जो स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रही है थैले या सैक के समान और फ्लास्क के समान संरचना होगी। और फेरिंक्स से होकर फूड मटेरियल किसके अंदर जाता है, ईसोफेगस में। तो फेरिंक्स से फूड मटेरियल किसके अंदर एंटर होगा, ईसोफेगस। जो भी फूड मटेरियल माउथ में हमने लिया, माउथ से फेरिंक्स में जाएगा और फेरिंक्स से फिर किसके अंदर एंटर करता है, ईसोफेगस के अंदर एंटर करेगा। ईसोफेगस को ही हम फूड पाइप भी बोल सकते हैं, जो नीचे ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन इनसे जुड़ा हुआ है।
फेरिंग्स का एक हिस्सा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ है जिसे हम विंड पाइप बोलेंगे। तो दो टाइप के पाइप पाए जाते हैं इससे रिलेटेड, एक तो फूड पाइप और दूसरा वाला कौन सा पाया जाता है, विंड पाइप। दो भाग है फेरिंग्स के, एक फूड पाइप से जुड़ा हुआ, एक विंड पाइप से जुड़ा हुआ। फूड पाइप में से फूड मटेरियल जाते हैं, विंड पाइप जो है उसके अंदर से जो हम गैसों का एक्सचेंज करते हैं रेस्पिरेशन में, वो प्रोसेस जो फूड पाइप, विंड पाइप या ट्रेकिया के माध्यम से संपन्न होती है। फूड पाइप के लिए हम एक और वर्ड यूज में ले सकते हैं ईसोफेगस, क्योंकि ये नीचे किससे जुड़ा हुआ है, ईसोफेगस से। और विंड पाइप को हम बोल सकते हैं ट्रेकिया या श्वास नली से इसका हिस्सा जुड़ा रहता है। अब यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं इसलिए हम डायग्राम में उसको नहीं बनाते हैं। बाकी जो फेरिंग्स है उसके दो भाग हम बोल सकते हैं प्रमुख रूप से, एक फूड पाइप से जुड़ा होगा, एक विंड पाइप या ट्रेकिया से अटैच पाया जाता है, ट्रेकिया से जुड़ा हुआ पाया जाता है। अब फेरिंग्स एक ऐसी स्ट्रक्चर, फेरिंग्स इस बात को इंश्योर करती है कि जब फूड हम ग्रहण कर रहे हैं, फूड मटेरियल जब हम ले रहे हैं, तो वो फूड मटेरियल हमारे किस पाइप के अंदर एंटर नहीं हो, विंड पाइप या ट्रेकिया में नहीं जाए। एक स्ट्रक्चर पाई जाती है एपिग्लॉटिस स्ट्रक्चर, वो एपिग्लॉटिस स्ट्रक्चर इसकी इस क्रिया में हेल्प करती है। फूड मटेरियल को ट्रेकिया या श्वास नली में जाने से रोकने का काम एपिग्लॉटिस नामक संरचना के द्वारा किया जाता है। एपिग्लॉटिस जो स्ट्रक्चर है फूड पाइप में भोजन के जाने को रोकने का कार्य करती है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो एपिग्लॉटिस ट्रेकिया विंड पाइप के ऊपर आ जाता है, जिससे कि फूड मटेरियल उस विंड पाइप के अंदर एंटर नहीं होते हैं। या हम ये बोल सकते हैं फेरिंग्स इस बात को इंश्योर करती है कि फूड पाइप से फूड मटेरियल जाए और विंड पाइप से गैसेज जाए। इसको इंश्योर करने का काम फेरिंग्स के द्वारा किया जाता है, फेरिंग्स स्ट्रक्चर के द्वारा ये संपन्न होंगी। इसके बाद जो विंड पाइप, जो दो पाइप हम पढ़ रहे हैं, फूड पाइप एक विंड पाइप, तो फूड पाइप पोस्टीरियर साइड पर प्रेजेंट होता है और विंड पाइप आगे वाले हिस्से में। जैसे यहीं से हम विंड पाइप को दिखाना चाहें तो यहाँ ये जो माउथ वाला हिस्सा है, यहाँ से नीचे की तरफ इस तरह से विंड पाइप निकला हुआ है। ये तो है विंड पाइप, और ये वाला जो हिस्सा हमको दिखाई दे रहा है इसे हम कौन सा पाइप बोलेंगे, फूड पाइप। इसमें से होकर भोजन जाएगा, इसमें से होकर गैसेज जाएंगी। ऑक्सीजन CO2 का जो भी हम आदान प्रदान कर रहे हैं वो गैसेज इस विंड पाइप से होकर जाती है। तो पोजीशन याद रखनी है, जो फूड पाइप है ये तो एंटीरियर एंड पर उपस्थित है, एंटीरियर एंड पर पाया जाता है, ये पोस्टीरियर एंड पर पाया जाएगा। आगे की तरफ विंड पाइप अपोजिट पोजीशन में है, ये उल्टा लिख दिया इसको थोड़ा सही कर लेते हैं हम। फूड पाइप पोस्टीरियर एंड पर और जो विंड पाइप है एंटीरियर एंड पर, यानी आगे की तरफ विंड पाइप उपस्थित होगा और पीछे की तरफ या पोस्टीरियर एंड पर फूड पाइप पाया जाता है। दोनों की पोजीशन है। जो फूड पाइप है जहाँ से फूड का आगे ट्रांसपोर्टेशन होगा वह किस एंड पे पाया जाता है, पिछले हिस्से पर, और जो विंड पाइप या ट्रेकिया है वह किस हिस्से पर पाया जाएगा, एंटीरियर एंड पर वह प्रेजेंट होगा। और फेरिंग्स की स्ट्रक्चर को हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, यानी 3 पार्ट्स में हम फेरिंग्स को बांट सकते हैं। पहले वाले पार्ट जो है फेरिंग्स का, पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स कौन कौन से होंगे, पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स। इसका फर्स्ट पार्ट कहलाएगा नेजोफेरिंग्स, सेकंड जो पार्ट नेजोफेरिंग्स जो नाक से रिलेटेड है ओरोफेरिंग्स, और थर्ड जो इसका पार्ट होगा उसे बोला जाता है लैरिंगोफेरिंग्स, जो स्वर यंत्र से जो हम आवाज जिससे प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम लैरिंग बोलते हैं, तो लैरिंगोफेरिंग्स के नाम से उसे जाना जाता है। तो
तीन पार्ट्स के अंदर हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट नेजोफेरिंग्स, दूसरा है ओरोफेरिंग्स, तीसरा जो है उसको बोला जाएगा लैरिंगोफेरिंग्स। नासाग्रसनी, मुखग्रसनी, एक स्वरयंत्र जो होता है लैरिंग्स उसके पास पाई जा रही है तो उसे बोला जाएगा स्वरग्रसनी के नाम से, या हाइपोफेरिंग्स भी इसे बोला जाता है। लैरिंगोफेरिंग्स जो है इसे ही हाइपोफेरिंग्स के नाम से जाना जाता है। तो ये सेकंड पार्ट है, ऐसा ऑर्गन है जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होता है। अब इसकी स्टार्टिंग से हम इसको समझते हैं क्या। बकल कैविटी जो है वो पोस्टीरियर एंड पर किससे जुड़ी रहती है, फेरिंग्स से। ये बकल कैविटी है, पिछले हिस्से पर फेरिंग्स से जुड़ी हुई है। सैक या फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर है, थैले के समान या फ्लास्क के समान संरचना है। थैले के समान या हम किसके समान बोल सकते हैं, ये स्ट्रक्चर किसके समान है, फ्लास्क के समान संरचना है। थर्ड, फेरिंग्स फूड मटेरियल को ईसोफेगस में भेजने का कार्य करती है। यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इसका काम क्या है, फूड मटेरियल माउथ कैविटी से फेरिंग्स में आएगा, फेरिंग्स से ईसोफेगस के अंदर आएगा। फोर्थ, दो प्रकार के पाइप से अटैच है जो फेरिंग्स वाला हिस्सा है। फर्स्ट फूड पाइप ईसोफेगस पोस्टीरियर एंड पर, पिछले पश्च सिरे पर उपस्थित होगा। ये पश्च भाग में या पश्च सिरे पर पाया जाता है। और विंड पाइप या ट्रैकिया जो आगे दिखाई दे रहा है, यह किस सिरे पर पाया जाएगा, अग्र सिरे पर उपस्थित होगा। तीन भागों के अंदर इसे बांटा जा सकता है फेरिंग्स को। नेजोफेरिंग्स नासाग्रसनी बोला जाता है, इसको नासाग्रसनी बोलेंगे। ओरोफेरिंग्स मुखग्रसनी इसको बोला जाता है, मुख वाले पार्ट से अटैच है, ये नाक वाले पार्ट से जुड़ी हुई है। एक लैरिंगोफेरिंग्स, नीचे जब फेरिंग्स जाती है तो जो लैरिंग्स या स्वरयंत्र जो है हमारा उसके ऊपर स्थित है, ये इसके ऊपर लैरिंग्स पाया जा रहा है, इसलिए इसको लैरिंगोफेरिंग्स के नाम से जाना जाता है। तो सेकंड स्ट्रक्चर है जिसे हम फेरिंग्स कहेंगे और उसकी संरचना के बारे में है। तो सेकंड पार्ट है हमारे जो ऑर्गन्स डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर काम में आते हैं, उसका सेकंड पार्ट फेरिंग्स या ग्रसनी होगा। सिंपल सी चीजें याद रखनी है। माउथ कैविटी फेरिंग्स के थ्रू ईसोफेगस से जुड़ी हुई है। माउथ कैविटी में जो फूड मटेरियल है उसको फेरिंग्स के थ्रू ईसोफेगस में लाया जाता है। दो प्रकार के पाइप से अटैच होती है, एक फूड पाइप से, एक विंड पाइप से। फूड पाइप पीछे की ओर मिलेगा, विंड पाइप आगे की ओर मिलेगा। तीन पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड करते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स या हाइपोफेरिंग्स इसे बोला जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर काम में आता है उसे बोला जाता है ईसोफेगस, जिसके आगे हमने कंटिन्यू बना रखा है। फेरिंग्स जिस संरचना से जुड़ी हुई है उसे ईसोफेगस कहेंगे, हिंदी में इसे ग्रसिका के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट इसमें हमको पढ़ना है उसका नाम है ईसोफेगस। थर्ड इसका पार्ट है ईसोफेगस, या हिंदी में इसे ग्रसिका कहते हैं। अब ईसोफेगस क्या है, नैरो मस्कुलर ट्यूब है। ये जो ट्यूब हमें दिखाई दे रही है इसको आगे हम कंटिन्यू करें, ये ईसोफेगस ट्यूब है। फर्स्ट पॉइंट इसका, ये नैरो मस्कुलर ट्यूब होती है। नैरो का मतलब सक्रिय, मस्कुलर पेशीय, ट्यूब मीन्स क्या होता है, नलिका। तो ये एक सक्रिय पेशीय नलिका है, मसल्स इसके अंदर पाई जाएगी इसलिए पेशीय नलिकाएं हैं। लगभग इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। लेंथ कितनी पाई जाती है, 25 सेंटीमीटर। इसकी जो लेंथ या लंबाई होगी वो लगभग कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी। लोअर पार्ट ऑफ फेरिंग्स से स्टार्ट होती है, ये फेरिंग्स का जैसे लोअर पार्ट है तो यहाँ से स्टार्ट होगी और स्टमक में जाकर ओपन होती है। ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है स्टमक। तो
जो फेरिंग्स के लोअर पार्ट से शुरू होगी और स्टमक का जो अपर पार्ट है वहां तक ये पाई जाती है, यहाँ से यहाँ तक मिलेगी। फेरिंग्स के लोअर निचले हिस्से से शुरू होती है और स्टमक का जो पार्ट है वहां तक ये पाई जाएगी, स्टमक के अपर पार्ट तक मिलेगी। अब जब ये फूड पाइप नीचे की ओर या ईसोफेगस नीचे की ओर जाती है तो कुछ संरचनाओं के थ्रू ये नीचे की ओर जाती है। सबसे पहले तो संरचना है सर्विक्स, सर्विक्स वाले भाग से जाती है, फिर थोरेसिक पार्ट, ये जो बक्ष वाला हमारा हिस्सा है इसको बोलते हैं थोरेसिक पार्ट, ये वाला पार्ट इसके अंदर आ जाता है। फिर डायफ्राम, डायफ्राम वाला हिस्सा होता है इसी में, जैसे यहाँ डायफ्राम को मैं अगर बना के बताऊं इस तरह, डायफ्राम जो स्ट्रक्चर है ये इसके साथ अटैच पाई जाएगी। ऊपर वाला ये सर्विक्स वाला भाग है हमारा, ऊपर जो गले का वाला भाग है इस गले वाले भाग को बोला जाता है सर्विक्स। सर्विक्स वाले भाग से फिर नीचे की तरफ आई, नीचे की तरफ ये थोरैक्स वाला भाग, ये रीजन हो गया थोरैक्स का। ऊपर का जो रीजन दिखाई दे रहा है ये कौन सा रीजन है, सर्विक्स वाला रीजन है। ये जो स्ट्रक्चर है डायफ्राम है। तो सर्विक्स से होते हुए थोरैक्स वाले भाग के अंदर आएगी, थोरैक्स वाले भाग से होकर डायफ्राम के अंदर आती है, डायफ्राम को भेदती है और स्टमक के अपर पार्ट से जुड़ती है। तो फेरिंग्स की जो पूरी पोजीशन है वो ईसोफेगस की, ईसोफेगस के अंदर क्या होगा, फेरिंग्स के कौन से पार्ट से शुरू हो रही है, लोअर पार्ट से स्टार्ट हुई है। इसके बाद किस वाले भाग में आएगी, सर्विक्स वाला जो भाग है, ये जो हिस्सा हमारा पाया जा रहा है सर्विक्स वाले भाग के अंदर आती है, मूव होती है सर्विक्स वाले भाग में। सर्विक्स वाले भाग से कौन से भाग में आ जाती है, थोरैक्स वाले भाग में, बक्ष वाले भाग के अंदर। बक्ष वाले भाग से डायफ्राम को भेदेगी, डायफ्राम को भेदकर कहां पर जाकर जुड़ जाती है, अपर पार्ट ऑफ स्टमक। जो स्टमक का अपर पार्ट है, जो आमाशय है, आमाशय का जो ऊपरी हिस्सा है उससे जाकर ये जुड़ जाती है। तो इसका पूरा पाथ या पासेज होता है ये। फेरिंग्स के लोअर पार्ट से स्टार्ट होगी, सर्विक्स वाले भाग में आती है, सर्विक्स से थोरैक्स वाले भाग में, थोरैक्स वाले भाग से डायफ्राम वाले भाग को भेदकर अपर पार्ट ऑफ स्टमक, ये स्टमक का अपर पार्ट है, यहाँ पर आकर ये जुड़ जाती है। इस स्ट्रक्चर को हम ईसोफेगस या ग्रसिका कहते हैं, ईसोफेगस या ग्रसिका के नाम से इसे जाना जाता है। मेन वर्क इसका ये होता है माउथ कैविटी से फूड को स्टमक तक लाना। फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन या कार्य है इसका माउथ कैविटी से फूड को कहां तक लेकर आती है, स्टमक तक लाना, ये इसका फंक्शन है। यानी माउथ कैविटी से फूड को स्टमक तक लाने का काम इस ईसोफेगस नामक जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, सक्रिय पेशीय नलिका है, उसके द्वारा किया जाता है। अब ईसोफेगस जो है, ये जो नलिका हमें दिखाई दे रही है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके देखें इस तरह से, इसकी आंतरिक संरचना को समझने के लिए। तो ईसोफेगस के अंदर कुछ म्यूकस ग्लैंड मिलती है, यानी इसकी जो आंतरिक सतह है यहाँ पर म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होगी। ईसोफेगस जो है उसकी अंदर वाली सतह जो है, आंतरिक सतह पर कुछ म्यूकस ग्लैंड श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं और इन ग्रंथियों से म्यूकस का सिक्रेशन होगा, श्लेष्मा इसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है। और ये जो श्लेष्मा है यह फूड मटेरियल को स्टिकी बनाता है, स्लाइमी बनाता है, यानी उसको चिपचिपा बनाने का काम करेगा, जिससे वो फूड मटेरियल आपस में जुड़े रहें और उसको चिपकने से बचाने का काम करता है। यानी इसके अंदर जो म्यूकस ग्लैंड है वो म्यूकस का सिक्रेशन करेगी, वो म्यूकस फूड मटेरियल के अंदर मिलेगा और ये जो म्यूकस है यह फूड मटेरियल को स्टिकी और स्लाइमी बनाता है। तो इसमें होता क्या है, जब ये फूड मटेरियल इसके अंदर आएगा तो पहले तो इसकी इनर सरफेस पर कौन सी ग्लैंड पाई जा रही है, म्यूकस ग्लैंड्स। म्यूकस ग्लैंड के द्वारा सिक्रेशन ऑफ म्यूकस होता है,
म्यूकस जो है स्टिकी एंड स्लाइमी बनाता है। जो फूड मटेरियल है उसको स्टिकी और स्लाइमी बनाने का काम म्यूकस के द्वारा किया जाता है। स्टिकी एंड स्लाइमी किसको बनाएगा? फूड मटेरियल को। तो म्यूकस के द्वारा फूड मटेरियल को चिपचिपा बनाया जाता है जिससे वो गुथा रहे और आसानी से इस पाइप के अंदर से वो नीचे की तरफ स्टमक के अंदर आ सके। ये इसके अंदर पाई जाने वाली म्यूकस ग्लैंड के द्वारा काम किया जाता है। इसके बाद इसी की अंदर वाली सतह पर कुछ मसल्स उपस्थित होती है। अंदर इसी में क्या पाई जाएंगी? आंतरिक जो सरफेस है, अंदर वाली जो सतह दिख रही है, इसमें कुछ मसल्स प्रेजेंट होंगी। इन मसल्स में मूवमेंट होता है। जैसे एक नली है, नली के अंदर मूवमेंट होगा। एक प्रकार की ऐसी गतियां होती है, क्रमाकुंचन गतियां, या उनको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। एक बार ये फैलती है, एक बार सिकुड़ती है, एक बार फैलती है, एक बार सिकुड़ती है, जिनको पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। इस मूवमेंट से क्या होता है? जो फूड मटेरियल फेरिंक्सिस में आया है, वो फूड मटेरियल इस पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट से नीचे की ओर गमन करेगा और स्टमक में जाएगा। तो अंदर वाली जो सतह है इसकी, उस पर क्या पाई जा रही है? मसल्स प्रेजेंट है। आंतरिक सतह पर मसल्स प्रेजेंट है। मसल्स का क्या काम क्या है? एक प्रकार से इस जो पूरी जो ईसोफेगस ट्यूब है, इसके अंदर एक मूवमेंट को उत्पन्न करना। इन मसल्स के द्वारा इस ईसोफेगस में एक मूवमेंट उत्पन्न किया जाता है। उस मूवमेंट को बोला जाता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। जो मूवमेंट इनके द्वारा उत्पन्न किया जाएगा, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, या इनको हम हिंदी में बोल सकते हैं क्रमाकुंचन गतियां। अब क्रमाकुंचन गति या पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट में सीधा से याद रखना है, एक बार ये फैलती है मसल, दूसरी बार सिकुड़ती है। इसके कारण ये जो नली है ये भी फैलेगी और सिकुड़ेगी। इस प्रकार के मूवमेंट को पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट या क्रमाकुंचन गति के नाम से जाना जाता है। और इस पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के कारण जो फूड मटेरियल है वो किसके अंदर आ जाता है? स्टमक के अंदर आएगा। इस पाइप के अंदर इस तरह की गतियां होगी फैलने सिकुड़ने की, जिससे इसमें जो फूड मटेरियल है वो नीचे की और स्टमक के अंदर आ जाता है। तो मसल्स जो पाई जा रही है उनका काम पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को करना है, क्रमाकुंचन गतियों को करना है, जिससे जो भी भोजन है वह भोजन नीचे की और स्टमक के अंदर एंटर हो सके, नीचे की और स्टमक में आ सके। ये फंक्शन इनके द्वारा इसमें पाई जाने वाली, इसकी आंतरिक सतह पर पाई जाने वाली मसल्स के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा यहीं पर जो ईसोफेगस वाला भाग है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, एक फ्लैप या लिड स्ट्रक्चर मिलती है। एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर मिलती है। ऊपर हमने उसकी बात की थी एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर पाई जाएगी। उस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस स्ट्रक्चर पाई जा रही है, फ्लैप कवर के समान स्ट्रक्चर पाई जा रही है। जैसे यहाँ पर ये एक कवर पाया जा रहा है इस तरह का, ये इसको बोला जाता है, किस नाम से जाना जाता है? एपिग्लॉटिस। अब एपिग्लॉटिस का काम क्या होता है? भोजन को निगलने के समय, जब हम भोजन को स्वेल कर रहे हैं, अंदर ग्रहण कर रहे हैं, इसके अंदर ईसोफेगस वाले भाग में ही आ रहा है, उस समय यह एपिग्लॉटिस ट्रैकिया को बंद कर देता है। ये जो विंड पाइप है, इस विंड पाइप को ये एपिग्लॉटिस क्लोज कर देगा। जब हम भोजन को निगलेंगे तो ये एपिग्लॉटिस इस विंड पाइप को क्लोज करेगा, जिससे कि विंड पाइप के अंदर फूड मटेरियल नहीं जा पाए। तो एपिग्लॉटिस का फंक्शन ये है, भोजन को निगलते समय यह ट्रैकिया के ऊपर चला जाता है और भोजन को निगलते समय जो श्वास नली है, ट्रैकिया है, उसके अंदर फूड मटेरियल को जाने से रोकता है। तो एपिग्लॉटिस का काम है टू प्रिवेंट फूड मटेरियल going into windpipe.
विंड पाइप के अंदर फूड मटेरियल को जाने से रोकने का काम इसके द्वारा किया जाता है। एपिग्लॉटिस फूड मटेरियल को विंड पाइप में जाने से रोकने का काम करेगा। इसके द्वारा फूड मटेरियल को विंड पाइप के अंदर जाने से रोकने का काम किया जाता है। सीधा सा याद ये रखना है, जो भी फूड मटेरियल है उनको विंड पाइप के अंदर एंटर होने से रोकेगा। टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द ट्रैकिया, टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द ट्रैकिया, ये इसका काम है। फूड मटेरियल भोजन को निगलते समय वो श्वास नली के अंदर प्रवेश नहीं करे, इस कार्य को या इसको रोकने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। तो ये ईसोफेगस स्ट्रक्चर के बारे में है। थर्ड स्ट्रक्चर जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो काम में आती है। अब एक बार शुरू से हम इसको समझते हैं कि ईसोफेगस एक्चुअल में है क्या। नैरो मस्कुलर ट्यूब है, दिखाई दे रही है, नैरो मस्कुलर ट्यूब है, सक्रिय पेशीय नलिका है, मसल्स पाई जा रही है इसलिए पेशीय नलिका बोला है या मस्कुलर ट्यूब बोला है। लेंथ इसकी 25 सेंटीमीटर है। फेरिंग्स के लोअर पार्ट से स्टार्ट होगी, ये फेरिंग्स इसके लोअर पार्ट से स्टार्ट होती है, सर्विक्स वाले भाग में आती है, इस वाले हिस्से में आएगी, थोरैक्स वाले भाग में आएगी, डायफ्राम को भेद कर अपर पार्ट ऑफ स्टमक के अंदर ये एंटर हो जाती है। फंक्शन क्या है, माउथ कैविटी जो है उससे फूड मटेरियल को कहाँ तक लेकर आना, स्टमक तक लेकर आना। इनर सरफेस पर इसके अंदर की तरफ म्यूकस ग्लैंड पाई जा रही है, ये म्यूकस ग्लैंड म्यूकस का सिक्रेशन करती है, श्लेष्मा का स्त्रवण करती है, श्लेष्मा का स्त्रवण करती है। और ये जो श्लेष्मा है यह म्यूकस फूड मटेरियल को स्टिकी और स्लाइमी बनाता है। जो ये फूड मटेरियल है उसको स्टिकी और स्लाइमी बनाने का काम इसके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा इसकी इनर सरफेस पर मसल्स पाई जा रही है। मसल्स में एक विशेष प्रकार का मूवमेंट होगा जिसे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट या क्रमाकुंचन गति कहते हैं, और इस गति के द्वारा ही फूड मटेरियल इस ईसोफेगस से होता हुआ किसके अंदर एंटर होगा, स्टमक के अंदर एंटर होगा। जो ईसोफेगस है वहां पर एक फ्लैप पाया जा रहा है, एक ढक्कन या कपाट की तरह की संरचना मिल रही है, उसे किस नाम से जाना जाता है, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस का काम क्या है, फूड मटेरियल को ट्रेकिया के अंदर एंटर होने से रोकना। जब हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो फूड मटेरियल ट्रेकिया या श्वास नली में प्रवेश नहीं करे, इसे रोकने का काम, फूड मटेरियल को ट्रेकिया में जाने से रोकने का काम एपिग्लॉटिस संरचना के द्वारा किया जाता है। तो आज के लेक्चर में हमने दो स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है। फर्स्ट स्ट्रक्चर फेरिंग्स थी और सेकंड स्ट्रक्चर ईसोफेगस है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टमक के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।